जी तो अस्सलाम वालेकुम जनाब, क्या हाल है आपका। उम्मीद है आप खैर खैरियत से होंगे और मेरी वीडियोस वगैरह देख रहे हैं। बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है, अब काफ़ी लोगों की हेल्प हो रही है इन वीडियोस से, तो इसीलिए मैं अब इनको कंटिन्यू रख रहा हूँ। दूसरा, आज जो मैंने एक सीरीज़ स्टार्ट करने जा रहा हूँ स्टडी वीज़ा से रिलेटेड। तो इसमें ये होगा कि उस जिस कंट्री का हम लेंगे उससे रिलेटेड हम वहाँ की जो यूनिवर्सिटीज़ होंगी उनको हम स्टडी करेंगे, उनकी क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, कौन कौन से वो कैसे स्टडी कोर्सेज ऑफर्स कर रही हैं। मतलब हम एक थोड़ी डिटेल्ड वीडियो बनाएंगे। और दूसरा इसमें ये होगा कि थोड़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दी जाएगी, क्योंकि काम इसको ज़रा ज़्यादा इजीली करने के लिए तो मैंने ये सोचा है कि पर उस मुल्क की डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ पे काम किया जाए। ठीक है। तो वीडियो पर जाने से पहले या इससे आगे चलने से पहले मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, ताकि मुझे भी थोड़ा बहुत बैकअप मिल जाए और हौसला अफजाई हो जाए मेरे काम की। ठीक है। तो इससे आज मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, जो कंट्री स्टार्ट कर रहा हूँ वो है फिनलैंड, क्योंकि आजकल बहुत ज़्यादा पाकिस्तान में, इंडिया में, बांग्लादेश आगे पीछे बहुत ज़्यादा जो फिनलैंड से रिलेटेड जो है स्टूडेंट्स काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हैं। बहुत ज़्यादा लोग इधर ट्राई करने की कोशिश कर रहे हैं और इनकी वीज़ा रेशो भी अच्छी है और थोड़ा प्रोसेस भी आसान है एज़ कम्पेयर टू अदर कंट्रीज़, यूरोपियन कंट्रीज़। तो आज मैंने फिनलैंड स्टार्ट किया है, तो इससे पहले हम इस वीडियो में हम देखेंगे कि इसके लिए हमें चाहिए क्या क्या। ठीक है। कि इसके कौन कौन से वीज़ेज़ हैं और क्या इसके रिक्वायरमेंट्स हैं, उससे रिलेटेड आज हम थोड़ा स्टडी करेंगे। फिर नेक्स्ट वीडियो में यूनिवर्सिटी स्टार्ट होगी। ठीक है। फिर उसके कोर्सेज और उसकी रिक्वायरमेंट्स, उसकी स्कॉलरशिप्स, सारी चीज़ें वो इसमें बताऊंगा मैं। ठीक है, चलते हैं। अब ये जी, इसमें जो आज जो फर्स्ट जो अभी इस वीडियो में जो मैंने टॉपिक सेलेक्ट किया वो है रेजिडेंस परमिट्स टू फिनलैंड। ठीक है। ये जो वेबसाइट मैंने ओपन की हुई है ये finlandabroad.fi/web/pac/रेजिडेंस परमिट्स टू फिनलैंड। ठीक है। अब देखें, फिनलैंड इन पाकिस्तान, एम्बेसी ऑफ फिनलैंड, इस्लामाबाद। ठीक है, ये इनका फ्रंट पेज है। ठीक है। अब इसमें देखते हैं कि हम ये हमें क्या बता रहा है। ठीक है। रेजिडेंस परमिट्स टू फिनलैंड। इफ़ यू वांट टू स्टे इन फिनलैंड फॉर लॉन्गर पीरियड देन 3 मंथ्स यू नीड ए रेजिडेंस परमिट। ठीक है। कि वो कहता है कि अगर आप फिनलैंड में 90 डेज से ज़्यादा रहना चाह रहे हैं तो उसके लिए फिर आपको रेजिडेंस परमिट चाहिए होगा। ठीक है। बाकी यूरोपीय यूनियन या उधर के कंट्रीज़ के लिए कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है। अब इसमें स्टेप्स वो बता रहा है कि कैसे रेजिडेंस परमिट अप्लाई किया जाता है। अब फर्स्ट जो है वो ये है, यू कैन अप्लाई फॉर ए रेजिडेंस परमिट इन फिनलैंड इफ़ यू हैव ए जॉब, अ स्टडी प्लेस और ए फैमिली मेम्बर इन फिनलैंड। अप्लाई फॉर ए रेजिडेंस परमिट्स बिफोर यू कम टू फिनलैंड। ठीक है। अब इसमें इसने तीन चीज़ें बताई हैं कि आप रेजिडेंस परमिट तभी आपको मिल सकता है कि अगर वहाँ पर आपको कोई जॉब हासिल है, या आप स्टडी वीज़े पे हैं, या आपका कोई फैमिली मेम्बर उधर है। ठीक है। दूसरा जो उसमें बता रहा है, अकॉर्डिंग टू द यूरोपीय यूनियन वीज़ा रूल्स वन ऑफ द रिक्वायरमेंट्स फॉर ग्रांटिंग ए शेंजन वीज़ा is that the person must leave the Schengen area before the visa expires. For this reason, a visa cannot be granted to a person who come to Finland in order to obtain a residence permit or to wait for the decision or pending residence permit relate. This also applies for family members of Finnish citizen. ये कहता है कि यूरोपीय यूनियन रूल्स के मुताबिक जो उनकी शेंजन वीज़ा की जो रिक्वायरमेंट है वो ये है कि ये वीज़ा एक्सपायर होने से पहले पहले आपने शेंजन एरिया छोड़ना होता है। तो फिर वो आगे कहता है कि इसी वजह से उस बंदे को वीज़ा नहीं ग्रांट किया जाता जो फिनलैंड आता है रेजिडेंस परमिट के लिए, और फिर वो आगे क्या कहते हैं वहाँ जाकर अप्लाई करता है और उसका रेजिडेंस परमिट नहीं आता है, उसका वीज़ा एक्सपायर हो जाता है, तो फिर वो उसके लिए मसला है। तो इसलिए इन्होंने ये बताया कि भाई आप वहाँ पर अगर आपका स्टे ज़्यादा है तो फिर आपने ज़्यादा आने से पहले आपने ये लेना है। ठीक है।
ठीक है, तीसरा स्टेप है ओनली यू में इनिशिएट द एप्लीकेशन। ठीक है, आपने स्टार्ट कर देनी है एप्लीकेशन। अप्लाई फॉर ए रेजिडेंस परमिट इलेक्ट्रॉनिकली एट। ठीक है, फिर और ए पेपर। अब इसमें उन्होंने बताया कि रेजिडेंस जो परमिट है वो अप्लाई करने के दो तरीके हैं। एक तरीका है ऑनलाइन कर दो, दूसरा तरीका है पेपर बेस। अब पेपर बेस करेंगे तो वो तो फिर आप सारा वो पेपर बेस फिर आप एम्बेसी में जाएंगे जमा कराएंगे। तो इसका आसान हल उन्होंने दे दिया। ये इस लिंक पे आप क्लिक करेंगे। ठीक है, यहाँ पर आप अपना लॉगिन आईडी बनाएंगे। ठीक है, ये लॉगिन आईडी बनाएंगे और यहाँ पर आप वहीं पे फीस पे करके ये ये इसमें दिए वो फर्स्ट रेजिडेंस परमिट, एक्सटेंडेड रेजिडेंस परमिट, परमानेंट रेजिडेंस परमिट, सीजनल वर्क, यूरोपीय एंड देयर फैमिली मेम्बर्स, ये भी है। फिनिश सिटीजनशिप है, ब्रेग्जिट है। ठीक है, रिन्यूइंग रेजिडेंस परमिट कार्ड, रेजिडेंस कार्ड, टेम्परेरी प्रोटेक्शन, मतलब वो सारे ऑप्शंस यहाँ पर दिए गए हैं। तो जिसमें जो आपने अप्लाई करना होगा, ठीक है, वो इसमें आप आकर अप्लाई कर लेंगे। लेकिन ये एक मज़ीद एक लंबा वो हो जाएगा, तो इसमें आज हम नहीं जाएंगे। ठीक है, ये आगे हम किसी वीडियो में इसके बनाएंगे। ठीक है, लेकिन ये लिंक यहाँ पर मौजूद है। फिर उसके बाद है चूज द करेक्ट एप्लीकेशन फॉर्म बेस्ड ऑन व्हाई यू आर कमिंग टू फिनलैंड, जॉब, स्टडी, प्लेस और फैमिली मेंबर। ये आपने वही जो कैटेगरी मैंने आपको बताई। फिल इन द रेजिडेंस परमिट एप्लीकेशन केयरफुली, मेक श्योर दी अपेंडिसेस आर करेक्ट। ठीक है, सही आपने मेक श्योर करना है। अप्लाई फॉर रेजिडेंस परमिट एट द एम्बेसी ऑफ फिनलैंड इन अबू धाबी। अब जो पाकिस्तान में है इनकी जो एम्बेसी है वो ये काम नहीं कर रही है। ठीक है, तो जिस बंदे ने भी पाकिस्तान से जा वर्क परमिट लेना है, फिनलैंड का स्टडी वीज़ा लेना है, या कोई भी जो इस तरह का काम है, वो उसको उसको फिर जाना पड़ेगा अबू धाबी एम्बेसी में। ठीक है, तो इसके लिए क्या कहते हैं, फिनिश मिशन और VFS एप्लीकेशन सेंटर में बी लोकेटेड इन ए डिफरेंट कंट्री फ्रॉम वेयर यू आर स्टेइंग। बी प्रिपेयर टू अप्लाई फॉर ए वीज़ा फॉर द कंट्री इन क्वेश्चन। अगर आप पाकिस्तान में ही रहते हैं, आपके पास किसी और कंट्री का नहीं है, तो फिर आपके लिए जो सबसे इजी वे है वो आप विज़िट वीज़ा लें अबू धाबी का। और 3 दिन के लिए आप 3 दिन का विज़िट वीज़ा ले लें, टिकट करवाएं, अपॉइंटमेंट VFS से आप बुक करें अबू धाबी की, और वहाँ पर जिस डेट को आपने जाना है उसका आप वीज़ा अप्लाई करके टिकट लेके उधर चले जाएं, वहाँ पर इंटरव्यू दें, इंटरव्यू दे के आप वापस पाकिस्तान आ जाएं। ठीक है, फिर आगे जो स्टेप है वो बता रहा है, गो टू द मिशन, अथेंटिकेट योर सेल्फ एंड पे द फी कलेक्टेड फॉर द रेजिडेंस परमिट एप्लीकेशन। दिस फी विल नॉट बी रिफंडेड इवन इफ यू कैंसिल योर एप्लीकेशन और रिसीव ए नेगेटिव। अब इसमें वो बता रहा है कि वहाँ जाएं और अपनी फ़ीस पे करें रेजिडेंस परमिट की। अब इसमें वो ये बता रहा है कि ये नॉन रिफंडेबल है, चाहे इन केस ऑफ एनी रिफ्यूज़ल या कोई भी मसला होता है। After this, your application will be transferred to the processing queue at the Finnish Immigration Service। वो क्यू में चली जाएगी। You can follow the progress of the processing online. You may be asked for further information and you may be invited for interview। ठीक है, तो इसमें ये हो सकता है कि आपको इंटरव्यू के लिए भी इनवाइट किया जाएगा। ठीक है, तो वो फिर भी आपको मे भी जाना पड़ जाए। लेकिन होता जो नॉर्मली जो अभी जो प्रोसेस चल रहा है वो ये है, ज़्यादातर लोग स्टडी वीज़ा का या वर्क परमिट का अप्लाई करते हैं, तो वो एक ही दफ़ा वो जाके सारी चीज़ें, इंटरव्यू और पेपर जो जमा होते हैं वो सेम डेट में ही सारा काम ये हो जाता है, तो दोबारा वो एम्बेसी नहीं बुलाते हैं। ठीक है, फिर यू विल बी नोटिफाइड वंस ए डिसीजन एंड मेड, वो आपको मैसेज अब आ जाता है। यू विल इफ़ यू रिसीव ए पॉजिटिव डिसीजन द रेजिडेंस परमिट कार्ड विल बी डिलीवर्ड टू द मिशन। ए नेगेटिव डिसीजन मीन इट वाज नॉट कंसिडर्ड, यू हैव नॉट सफिशिएंट ग्राउंड्स फॉर। अगर आपका वो पॉजिटिव आता है तो वो आपको डिलीवर्ड हो जाता है रेजिडेंस कार्ड एम्बेसी में। ठीक है, वो अगर आपको कुछ ज़्यादा और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो वो migree.fia पे आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, अब गाइड फॉर स्टूडेंट्स यहाँ पर बताया गया, व्हेन यू आर अप्लाइंग फॉर योर फर्स्ट रेजिडेंस परमिट फॉर योर स्टडी, चेक आउट द गाइड फॉर स्टूडेंट्स। इन द गाइड यू कैन इजीली फाइंड द। अब आप हम इस गाइड में चेक करते हैं। ठीक है, इसमें क्या है, चेक इफ़ यू नीड ए रेजिडेंस परमिट। ठीक है, अगर हम इसको खोलें तो वो पहला क्वेश्चन पूछता है कि चेक इफ़ यू नीड ए रेजिडेंस परमिट। आप इन कंट्रीज में से तो नहीं है, तो फिर आपने यस कर देना है। ठीक है,
यू डोंट नीड अ रेजिडेंस, नहीं सॉरी, हम नो करेंगे। अप्लाई फॉर रेजिडेंस परमिट इफ यू इंटेंड टू स्टडी इन फिनलैंड फॉर लॉन्गर देन 90 डेज। ठीक है। तो रीड एज यू कैन मोबिलिटी, इफ़ यू इंटेंड टू स्टडी इन फिनलैंड फॉर चेक आउट इफ़ यू नीड ए वीज़ा। ठीक है, तो ये अब आप यहाँ पर वीज़ा के लिए वो चेक करेंगे। ठीक है, तो ये ओपन होगा। ठीक है, तो वीज़ा टू विजिट फिनलैंड, फाइंड आउट इफ़ यू नीड ए वीज़ा, वेयर एंड हाउ टू अप्लाई फॉर ए वीज़ा। ठीक है, ये मैंने आपको पहले वो बताया था कि ये जो हम वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म, ठीक है, फिनलैंड वीज़ा, ये हम इस वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म पे आएंगे। ठीक है, ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर वी शेंजन वीज़ा। ठीक है, यहाँ पर आकर आप अपना ये देखें, ये जो सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है, फिनलैंड ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर शेंजन वीज़ा। ठीक है, ये आपने किया, यहाँ पर क्रिएट अकाउंट करेंगे और फिर आप लिस्ट ऑफ रिक्वायर्ड एप्लीकेशन डॉक्यूमेंट्स आर रेडी रिक्वायर्ड टू अप्लाई फॉर ए वीज़ा। ठीक है, यहाँ पर आप अपना अकाउंट बना के और इसमें आप रेजिडेंस परमिट के लिए आप ये अप्लाई कर देंगे। ठीक है, ये सिंपल सा है, इतना कोई मुश्किल काम नहीं है। ठीक है, तो इस वीडियो में जो मेरा बात करने का मकसद ये था कि क्या कहते हैं, इसमें आप क्या कर सकते हैं। ठीक है, check that the residence permit for studies is the right residence permit for you. Have you been admitted to a study program in Finland that leads to a degree or vocational qualification? Are you coming to Finland for a student exchange? Yes. ठीक है, apply for a residence permit for study if more than half of the duration of your degree study will consist of वो इसमें डिफरेंट रीजंस बता रहा है कि अगर आप अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग पे आ रहे हैं तो अप्लाई फॉर एन एम्प्लॉयड पर्सन, तो फिर आपकी ये डिग्री होगी। अगर आप डिग्रीज विल कंसिस्ट ऑफ ट्रेनिंग, अप्लाई फॉर रेजिडेंस परमिट फॉर स्टडीज। ठीक है, कि आप अगर पूरा स्टूडेंट आ रहे हैं तो फिर आप ये इफ़ यू हैव कंप्लीटेड ए मास्टर डिग्री एंड कम टू फिनलैंड फॉर पोस्ट ग्रेजुएट स्टडीज यू नीड टू अप्लाई फॉर रेजिडेंस। अगर आप मास्टर कर चुके हैं तो पोस्ट ग्रेजुएट स्टडीज़ में आ रहे हैं तो फिर आप इसमें अप्लाई करेंगे रेजिडेंस परमिट। ठीक है, गेट रेडी फॉर अप्लाइंग फॉर परमिट फॉर द परमिट। अब इसमें क्या क्या आपके पास डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, यू हैव अ वैलिड पासपोर्ट, यू मस्ट हैव अ वैलिड पासपोर्ट, ए रेजिडेंस परमिट कैन बी granted for a longer period than period of validity of if your passport expires while the residence पर remember to renew it early enough। ठीक है, कि अगर आपका पासपोर्ट एक्सपायर हो गया, अभी वीज़ा मौजूद है, तो फिर आप जल्दी से जल्द उसको अपने पासपोर्ट को वो करवाएं, रिन्यू करवाएं। फिर उसके बाद दूसरा जो स्टेप वो बता रहा है, यू हैव नॉट बीन इम्पोज्ड विद एन एंट्री बैन, आपका कोई एंट्री बैन नहीं होना चाहिए। यू आर नॉट ए डेंजर टू पब्लिक ऑर्डर एंड सिक्योरिटी, आपका कोई ऐसा कोई ताल्लुक नहीं होना चाहिए पब्लिक हेल्थ में, मतलब आपको कोई ऐसी बीमारी भी ना हो। जो फोर्थ स्टेप है वो आपको कह रहा है कि आपको कोई ऐसी बीमारी ना हो कि जो उससे पब्लिक को मसला हो। ठीक है, फिर उसके बाद पांचवा, यू हैव बीन एडमिटेड टू स्टडी प्रोग्राम इन फिनलैंड दैट लीड्स टू अ डिग्री और वोकेशनल। अब इसमें जो आपका जो स्टडी प्रोग्राम है वो ऐसा होना चाहिए जो डिग्री की तरफ जाता हो या वोकेशनल क्वालिफिकेशन हो। ठीक है, यू हैव इनफ मनी टू कवर योर ट्यूशन फीस, आपके पास इतनी पैसे बैंक स्टेटमेंट होनी चाहिए कि जिसमें आप अपना सारा ये मनी शो कर सकें। यू हैव इनफ मनी टू कवर योर लिविंग कॉस्ट इन फिनलैंड, आपके पास फिनलैंड की लिविंग कॉस्ट के खर्चा होना चाहिए। अब वो आपको कह रहा है कि 560 यूरो पर मंथ आपके सो दैट होने चाहिए, डिस्पोजल खर्चे होने हैं 560 यूरो, सो दैट यू कैन पे फॉर योर अकोमोडेशन फूड एंड अदर नीड्स इन फिनलैंड। यू मस्ट हैव मनी फॉर लिविंग इन फिनलैंड फॉर एंटायर टाइम योर रेजिडेंस परमिट इज वैलिड। अब देखिए कि वो आपको ये कह रहे हैं कि आपके पास आपने जो जो भी स्टूडेंट वीज़ा अप्लाई करना है उसमें जो स्टेटमेंट का जो सिस्टम होगा वो ये होगा कि आपका 560 यूरो पर मंथ के हिसाब से लगा रहे हैं। ठीक है, अगर आप 560 पर जितने साल का आपका वीज़ा है तो इतने 560 मल्टीप्लाई इतने मंथ्स, फॉर एग्जांपल साल का है 12 महीने हैं तो 560 × 12, तो वो आपकी जो अमाउंट आएगी वो आपकी वो इतनी आपने अकाउंट में रखनी है। ठीक है,
फिर आठवां जो स्टेप बता रहा है, यू हैव इंश्योरेंस, आपके पास इंश्योरेंस होनी चाहिए। इन ऑर्डर टू गेट रेजिडेंस परमिट यू मस्ट टेक आउट प्राइवेट इंश्योरेंस दैट विल कवर योर मेडिकल एंड फार्मास्यूटिकल एक्सपेंसेस। ठीक है, आपके पास ये इंश्योरेंस होना, हेल्थ इंश्योरेंस होना भी ज़रूरी है। हाउएवर यू डू नॉट नीड प्राइवेट इंश्योरेंस इफ़ यू हैव ए यूरोपियन हेल्थ इंश्योरेंस कार्ड और यूके ग्लोबल हेल्थ इंश्योरेंस और फिनिश केला कार्ड। ठीक है, अगर ये वाले तीन कार्ड हैं तो फिर आपको ये प्राइवेट लेने की ज़रूरत नहीं है। फिर आगे दूसरा जो मेजर, चेक विच अटैचमेंट्स आर नीडेड फॉर योर एप्लीकेशन, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन टू क्रिएट ए चेकलिस्ट। You can take photos of the attachments with your phone, add the files to ये फिनलैंड, ये फॉर्मेट्स आपके जो भी आपने फाइल्स भेजनी है, PDF हो, TXT हो, RTF हो, JPG हो, PNG और GIF। Show the original documents when you finish visit the Finnish embassy or consulate or VFS। आपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स भी साथ लेके जाने हैं। Are you residing in your current country of residence with either visa or residence? ये अब आप इन के सवालों के जवाब देने हैं, चेक लिस्ट बनती जाएगी। ठीक है, मैं अभी इनको कर भी देता हूँ। ठीक है, आप किस कंट्री ऑफ रेजिडेंस विद ईदर ए वीज़ा और रेजिडेंस परमिट, करंट कंट्री ऑफ रेजिडेंस विद ईदर ए वीज़ा और रेजिडेंस परमिट। अब फॉर एग्जांपल आप पाकिस्तान में हैं तो नो, residence permit complete for the training to improve your vocational skills or complete special training order Finland, yes। Have you already attached to your application acceptance or attendance from your educational institute your earlier certificates of employment and degree certificates, अगर आप इसको yes करते हैं। Have you already paid the tuition fee for the entire year in full, आपने फी पे कर दी, आप कहेंगे yes। हैव यू बीन ग्रांटेड ए स्कॉलरशिप, आपको अगर स्कॉलरशिप मिली है तो वो भी यस कर देना है। वो सर्टिफिकेट आपने जो अवार्ड होगा वो भी आपने इसमें लगाना है। ठीक है, इज द ड्यूरेशन ऑफ योर स्टडीज 1 year or longer, yes। डू यू विल योर एजुकेशन प्रोवाइड यू with free accommodation or free meals, or have you been awarded a grant towards your living cost in Finland, आपने इसमें कर देना है नो। अगर मिला है तो यस कर दें, अगर नहीं मिला तो नो कर दें, लेकिन हम इसको नो कर देते हैं। ठीक है, यू मस्ट हैव 6,720 यूरोज इन योर बैंक अकाउंट व्हेन यू सबमिट योर एप्लीकेशन। देखें, हमें कोई चीज़ भी नहीं मिल रही तो वो उन्होंने आपको बैंक स्टेटमेंट में बता दिया है। ठीक है, कि आपके अकाउंट में 6,720 यूरोज होने चाहिए, वो आपने बैंक स्टेटमेंट भी आपने अटैच कर देनी है। ठीक है, अब इसमें बैंक स्टेटमेंट मस्ट कवर द पास्ट 3 मंथ्स। ठीक है, कि आपकी जो बैंक स्टेटमेंट होनी चाहिए वो 3 मंथ्स पुरानी होनी चाहिए। अब इसमें जो आगे जो अगली चीज़ आ रही है, मस्ट शो ऑल अकाउंट ट्रांजेक्शन फ्रॉम द पास्ट 3 मंथ्स। फॉर एग्जांपल, इफ़ यू सबमिट योर एप्लीकेशन ऑन 1 April 2022, द बैंक स्टेटमेंट मस्ट शो ऑल अकाउंट ट्रांजेक्शंस बिटवीन 1 जनवरी टू 31 जनवरी 2022। मतलब फॉर एग्जांपल, अगर आपने एप्लीकेशन 1 अप्रैल को सबमिट किया है तो आप का 3 महीने पिछली होनी चाहिए, मतलब 1 जनवरी से लेकर 31 मार्च तक वो ट्रांजेक्शन शो होनी चाहिए। द बैंक स्टेटमेंट मस्ट शो द नेम ऑफ द अकाउंट होल्डर, नेम ऑफ बैंक एंड द करेंसी। ठीक है, बैंक स्टेटमेंट में ये आपने चीज़ ये जहन में रखनी है कि जो है वो करेंसी भी शो करे, बैंक का नाम भी हो और अकाउंट होल्डर भी। द बैंक मस्ट बी योर पर्सनल अकाउंट, इन अदर वर्ड्स यू शुड बी ओनली यूज़र ऑफ द अकाउंट। जो बैंक अकाउंट होना चाहिए वो आपका पर्सनल अकाउंट होना चाहिए, आपके नाम पे होना चाहिए। If you are under 18 years of age and are an exchange student, the bank can be joint bank account with your share with your parents or guardian। ठीक है, यू कैन हैव, अगर आप अंडर 18 है तो फिर आपके पेरेंट्स या गार्डियन के साथ होना चाहिए। इन दैट केस द बैंक स्टेटमेंट मस्ट इंक्लूड ए स्टेटमेंट ऑफ योर राइट टू एक्सेस ऑफ द राइट बिकॉज द फंड्स मस्ट बी इन योर own bank account। sponsorship agreements provided by relative friends or employers are not accepted। ठीक है, तो ये आपको ये चीज़ आगे ये बता रहा है कि जो आपने जॉइंट अकाउंट खोलना है वो आपके या पेरेंट होंगे या गार्डियन होंगे।
फिर उसके बाद लोग क्या सवाल ये पूछते हैं कि भाई बैंक स्टेटमेंट हमारे भाई या हमारे फ्रेंड या हमारे रिलेटिव्स की हो, और वो हमारे साथ या एम्प्लॉयर्स की हो, वो हमारे साथ जॉइंट अकाउंट ओपन कर दें तो क्या वो चल जाएगी? तो वो उसमें कह रहे हैं नहीं चलेगी। ठीक है, यू कैन हैव योर बैंक अकाउंट इन एनी कंट्री एज लॉन्ग एज यू कैन यूज इट इन फिनलैंड। यू मस्ट बी एबल टू विड्रॉ मनी फ्रॉम द अकाउंट व्हेन यू आर इन फिनलैंड। ठीक है, आपका अकाउंट ऐसा होना चाहिए कि जो आप मनी जो है वो फिनलैंड में चल सके, निकाल सके। स्पॉन्सरशिप एग्रीमेंट्स प्रोवाइडेड बाय relatives, friends, or employers are not accepted. The fund must be in your own bank account. If you have received the funds from your parents or relatives, for example, the Finnish immigration may ask you to submit additional information about the origin of। अब इसमें ये कहता है कि भाई जो भी आपने, जिससे भी आपने पैसा लेना है, ठीक है, ये नहीं हो सकता कि आपने अपने भाई का बैंक अकाउंट शो कर दिया, बैंक स्टेटमेंट शो कर दी, दोस्त की शो कर दी, अंकल की शो कर दी, या जिस कंपनी में आप काम कर रहे हैं उनकी शो कर दी। ऐसे नहीं चलेगा। ये ऐसे होगा कि यही सारे दोस्त, रिलेटिव, भाई बहन, ठीक है, कोई भी आपको स्पॉन्सर कर रहा है तो वो आपके अकाउंट में पैसे डालेंगे। ठीक है, और वो साथ बताएंगे कि ये आप इसको, आपने ये जो 6-7 हज़ार यूरोस अकाउंट में डाले हैं, वो साथ आप उसका लेटर देंगे और प्रूफ देंगे कि भाई ये मैंने फलां दोस्त से लिए हैं, उसने मुझे ये स्पॉन्सर करा है मेरी स्टडीज़ के लिए। तो वो उसमें ये आप उनको बताएंगे। ठीक है, आगे अब आपका हेल्थ इंश्योरेंस के बारे में पूछ रहा है कि अगर आपने इन तीनों में से नहीं लिया है ये कार्ड लिया है या नहीं लिया। अगर आपने नहीं लिया तो नो कर देना है, अगर लिए हुए तो यस कर देना है। ठीक है, अटैच ए कॉपी ऑफ, अगर आपने नहीं किया हुआ तो फिर आप यू मस्ट हैव प्राइवेट इंश्योरेंस आपने लेनी है, फिर इन तीनों में से किसी से भी आपने ले लेनी है। अगर आप लेस देन 1 ईयर से हैं, नो आप करेंगे नो। इज द ड्यूरेशन लेस देन 2 ईयर्स, यस। टेक आउट इंश्योरेंस दैट इज वैलिड एट लीस्ट 1 ईयर विदाउट इंटरप्शन। योर इंश्योरेंस मस्ट कवर मेडिकल एक्सपेंसेस अप टू 1,20,000 यूरो, 1,20,000 यूरो। ठीक है, आपने जो इंश्योरेंस लेनी है वो कम अज़ कम 1,20,000 की यूरो को कवर करेगी। इंश्योरेंस एक्सेस में नॉट बी मोर देन 300 यूरो से ऊपर ना जाए। ठीक है, ये आप उसको पढ़ सकते हैं। इन योर कंट्री ऑफ रेजिडेंस आर एन एंटर, ये इंश्योरेंस कंपनीज हैं। ठीक है, ये लिस्ट दी गई है, इन इंश्योरेंस कंपनी से आपने अपनी हेल्थ इंश्योरेंस ले लेनी है। ठीक है, आप अंडर 18 तो नहीं है, आप करेंगे नो। ठीक है, अगर 18 अंडर 18 है तो आप यस। विल ए फैमिली मेम्बर ऑफ योर विद यू, यस। ठीक है, अगर आपके साथ स्पाउस है या कोई दूसरा है, फैमिली मेम्बर है, बच्चा है, तो वो उसमें आपने बताना है। कॉन्करिंग योर फैमिली रिलेशन लीगलाइज्ड एंड ट्रांसलेटेड, फिर आपने उसके सिविल डॉक्यूमेंट्स और वो सारे लगाने होंगे। सी दी इंस्ट्रक्शन ऑफ डिजिटल एंड पॉपुलेशन डाटा सर्व एंड मिनिस्ट्री ऑफ। फिर आपने यहाँ पर वो एक और चीज़ भी देख रहे हैं कि आप उसके डॉक्यूमेंट्स आपको क्या क्या चाहिए होंगे। ठीक है, ये भी आप इसको, हम जाते जाते इसको भी देख लेते हैं। ठीक है, लीगलाइजेशन ऑफ फॉरेन डॉक्यूमेंट्स एंड ये फॉरेन डॉक्यूमेंट्स, इसको हम एक्सेप्ट ऑल कर देते हैं। ठीक है यार, चलें हम इसको बंद करके, अब इसमें अब आप वो उसको जाके देख लीजिएगा कि लीगलाइज्ड कौन कौन से करने हैं। ठीक है, अब आगे गेट ए फोटो ऑफ यू। ठीक है, यू विल नीड ए पासपोर्ट फोटो एज अटैचमेंट टू योर एप्लीकेशन। However, do not upload the photo to enter Finland. Instead, bring the photo with you when you go and prove your identity. The photo must comply the photo instructions. ये जब आप issued by police, ये जब आप फोटो इंस्ट्रक्शंस होंगी तो वो आपने पढ़ लेनी है कि क्या क्या है। ठीक है, समझ आ गई है। ये आप इस पे खोल के तो चेक कर लीजिएगा। ठीक है, हैव योर डॉक्यूमेंट्स ट्रांसलेटेड, अब आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो इन लैंग्वेजेस में होने चाहिए, फिनिश, स्वीडिश और इंग्लिश। ठीक है, इन लैंग्वेजेस में आपने वो अप्लाई करना है। ठीक है, अब अप्लाई फॉर ए परमिट ऑनलाइन।
अब आपने परमिट जो है वो ऑनलाइन अप्लाई कर देना है, ठीक है। क्रिएट यूज़र अकाउंट एंड फिल इन द एप्लीकेशन फॉर ए रेजिडेंस परमिट फॉर स्टडीज़। ये जब आप करेंगे तो फिर आप इस वेबसाइट पे आ जाएंगे, ठीक है। स्टडिंग इन फिनलैंड, ठीक है। गेट रेडी, आपके पास क्या क्या डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। वैलिड पासपोर्ट और सर्टिफिकेट ऑफ एक्सेप्टेंस और फ्राम एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, क्लैरिफिकेशन ऑन इनकम, क्लैरिफिकेशन ऑन ट्यूशन फीस, स्कॉलरशिप, सर्टिफिकेट ऑफ हेल्थ इंश्योरेंस। फिर उसके बाद दूसरा जो स्टेप है, फिल इन द एप्लीकेशन एंड चूज योर सर्विस पॉइंट, कंप्लीट द एप्लीकेशन, अटैच ऑल द रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स, select your service point. The service point is where you prove your identity. You will find more information. वो अब आपका हमारा जो सर्विस पॉइंट होगा वो अबू धाबी एम्बेसी होगी, ठीक है। फिर आप क्या कहते हैं, यू कैन बुक एन अपॉइंटमेंट बिफोर सबमिटिंग एन एप्लीकेशन इन। अब फिर आपने यहाँ से आपने एम्बेसी से अपॉइंटमेंट बुक करनी है, ठीक है। और वो आपको डेट देंगे और फिर आप उधर चलेंगे जाएंगे, वहाँ जाकर आप the processing of an application is subject to, you can pay the processing fee with most use the online banking service provided by Finland. You can pay all the fee at the embassy, or आप एम्बेसी में जाके भी पे कर सकते हैं या ऑनलाइन भी पे कर सकते हैं। अब आपने विजिट द सिलेक्टेड अथॉरिटी टू प्रूव योर आइडेंटिटी। व्हेन यू हैव सबमिटेड योर एप्लीकेशन वाया दी ई सर्विस, यू मस्ट विजिट द सर्विस पॉइंट यू सिलेक्टेड इन ऑर्डर टू प्रूव योर आइडेंटिटी। To present the original copies of the attachments required for your application and have your fingerprints taken. Remember to take a passport photo with you. Passport photo guidelines can be found. अब आपने एम्बेसी जाना है तो उसमें आपने ये चीज़ देखनी है कि आपने एक पासपोर्ट साइज फ़ोटो भी लेके जाना है। एम्बेसी आपको बुलाने का मकसद ये है कि वो आपसे उधर इंटरव्यू भी कर सकते हैं, ठीक है, अगर उनको ज़रूरत हुई। इंटरव्यू नहीं होता तो फिर आपके उधर फिंगरप्रिंट्स वगैरह वो आपसे लेंगे, तो उसके लिए आपको एम्बेसी जाना पड़ेगा, ठीक है। You can follow the processing in the e-service. If further information or documents required for your, we will send you a request primarily through the e-service. You will receive a notification when the decision has been made and can be read online. ठीक है। तो इसमें आपको ये क्रिएट एन अकाउंट है और ये लॉगिन है। अगर आपने नए यूज़र हैं तो आप यहाँ से अकाउंट क्रिएट करेंगे। जब आपका अकाउंट क्रिएट हो जाएगा तो फिर आप लॉगिन कर सकते हैं और आपका ये नहीं है कि आप किसी टाइम भी वो एप्लीकेशन जो है वो कंप्लीट कर सकते हैं। तो क्या कहते हैं, आज जो वीडियो बनाने का मकसद था वो आपने देख लिया कि हमने एक पहले तो ये समझा कि हमें डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चाहिए। अब मैं इसको थोड़ा और रिवाइज कर देता हूँ कि आपको पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट, पासपोर्ट, आपको पासपोर्ट साइज फ़ोटोज़, फिर उसके बाद जो सबसे जो मेन चीज़ है लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस फ्राम यूनिवर्सिटी है, फिर क्या कहते हैं आपका जो उधर से आपको स्कॉलरशिप मिलेगी वो लेटर, ठीक है। फिर चौथी जो जो और चीज़ होगी वो आपके जो स्पाउस है वो होगा, उसके डॉक्यूमेंट्स वो लीगलाइज करवाने होंगे, मतलब वो सारे इंग्लिश में होने चाहिए, टेस्टेड होने चाहिए, ठीक है, फॉरेन ऑफिस से। दूसरा जो है क्या कहते हैं, अल्लाह भला करे आपका बैंक स्टेटमेंट का भी मैंने आपको बता दिया कैसे रखनी है, क्या क्या कौन कौन से लोग कर सकते हैं और कैसे कैसे वो कर सकते हैं। सारी इन्फॉर्मेशन इन्होंने दी हुई है, बस आपने इसको पढ़ना है और इसको समझ के आपने इसको ये क्रिएट अकाउंट करके इसमें आप फिल करते जाएं और स्टेप बाय स्टेप वो सारा खुद ब खुद सिस्टम आपको बताता जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में अब मैं क्या कहते हैं, मैं अब स्टडी प्रोग्राम शुरू कर रहा हूँ और वहाँ की जो लिस्टेड यूनिवर्सिटीज़ हैं उनको मैं लेता जा रहा हूँ, ठीक है। वन वीडियो में एक यूनिवर्सिटी होगी, ठीक है। तो इसलिए मेरी वीडियोस को, किसी भी आने वाली वीडियो को मिस ना कीजिएगा, ठीक है। अगर आपने मिस कर दिया तो सारा मामला ख़राब हो जाएगा। तो अभी मेरी जो वीडियोस है वो सारी फिनलैंड से रिलेटेड आएंगी जब तक मेरा ये यूनिवर्सिटीज़ ख़त्म नहीं हो जाती हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, लेकिन वीडियो ख़त्म करने से पहले मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि ये नई आने वाली जो सीरीज़ है, पूरी सीरीज़ फिनलैंड स्टडी वीज़ा प्रोग्राम, और इसमें मैं मेरा दिल जो है वो 20-25 यूनिवर्सिटीज़ को कवर करने का है, कोर्सेज़ को कवर करने का, ताकि एक
हर वीडियो में एक यूनिवर्सिटी को ज़रा अच्छे तरीके से खंगाला जाए और उसमें देखा जाए कि फीसेस कैसे ली जाती है, क्या होता है, क्या सिस्टम है, क्या रिक्वायरमेंट्स हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। मेरी वीडियोस को देखिएगा, मेरी रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू सो मच।